हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टुडे इज डे 3 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो भी वेरियस एग्जाम्स लाइक IBPS, RRB या SBI में पूछे गए थे इन देयर प्री एग्जाम्स ऑफ क्लरिकल लेवल। ठीक है, तो वो हम इस लेक्चर सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये ईजी है या डिफिकल्ट है, मॉडरेट है। ये सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लरिकल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हम पहले से ही लेवल प्रिडिक्ट करके नहीं रख सकते कि जेके बैंक वाले जो हैं वो पेपर कैसा डालने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो चेक आउट अवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें आपको हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए गए हैं। डू ज्वाइन विद अस ऑन देम। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है अपना क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, आई डील इन द रीजनिंग पोर्शन विद यू। रोज के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और देख रहे हैं उन क्वेश्चंस को जल्दी करने की टेक्निक क्या है और कैसे कर सकती है। देखो, ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा बिकॉज देयर आर नो ट्रिक्स। ओके, मैटर करती हैं आपकी टेक्निक्स, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी आती है और आपकी स्पीड भी एनहांस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ स्लॉग क्वेश्चन। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कंक्लूजन पूछे गए हैं। डोंट थिंक दैट दिस इज ऑफ इजी लेवल। आने वाले दिनों में जो भी प्रीवियस ईयर में आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं एग्जामिनर्स ने, हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या दिया है? नो पेन्स आर कॉपीज। कोई भी पेन कॉपी नहीं है। देन ओनली पेंसिल्स आर कॉपीज। ओनली पेंसिल्स आर कॉपीज का मतलब क्या है? दैट ऑल कॉपीज आर पेंसिल्स। ऑल कॉपीज आर पेंसिल्स। ओनली पेंसिल्स आर कॉपीज का मतलब यही है दैट ऑल कॉपीज आर पेंसिल्स। उसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे दिया है ओनली फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर्स, कि कुछ पेंसिल का ऐसा पोर्शन है जो इरेजर नहीं है। अगेन, जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज डू राइट योर आंसर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ताकि हमारी और आपकी एंगेजमेंट बनी रहे, हमें भी पता चले कि आपको हमारे लेक्चर से कुछ हेल्पफुल और प्रोडक्टिव जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये बन गई मेरी वेन एंड डायग्राम। और कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन मेरा पहला कहता है नो पेंसिल्स आर पेन्स। क्या ये कंक्लूजन सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा के अगर मैं इसको ऐसे बना लेती तो भी तो मेरा डायग्राम सही होता ना। तो इसलिए मेरा पहला कंक्लूजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट कंक्लूजन है ओनली फ्यू पेन्स आर इरेजर। मुझे पेन्स और इरेजर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, मुझे कोई भी रिलेशन नहीं पता। तो मेरा सेकंड डेफिनाइट कंक्लूजन जो है वो भी मेरा गलत है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? नन फॉलोज। आई होप यू आर राइटिंग दिस इन योर कॉमेंट सेक्शन कि आपका जो भी आंसर आ रहा है। ऑल्सो हम डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज अ रिविजन लेक्चर सीरीज। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ रखे होंगे, वही बच्चे जो हैं इसको देखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज चाहिए तो आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओनली गर्ल्स आर बॉयज। ओनली गर्ल्स आर बॉयज का मतलब क्या है? दैट ऑल बॉयज आर girls, all boys are girls, no girls are men, no girls are men, only few men are women। कुछ men हैं जो women हैं, मतलब कुछ men ऐसे हैं जो कि women नहीं हैं। ठीक है, कंक्लूजन मेरा बोलता है some women are not girls। अब देखो, आप बोलोगे इसमें और इसमें रिलेशन तो मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे एक डेफिनाइट कंक्लूजन को सही या गलत बता दूं? तो देखो, विमेन का जो ये पोर्शन है जो मेन के पास है वो क्या कभी गर्ल्स में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो जब ये वाला पोर्शन कट आउट हो गया तो कुछ ऐसी विमेन हमेशा रहेंगी जो कभी भी गर्ल्स नहीं बन सकती। तो इसलिए मेरा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन की मैं बात करूं, सम बॉयज मे बी मैन। कुछ बॉयज ऐसे हैं जो मैन हो सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जब कोई भी गर्ल मैन नहीं हो सकती तो गर्ल के अंदर अगर बॉयज का एक सेक्शन है तो वो क्या कभी मैन हो सकता है? तो वो कभी भी नहीं हो सकता। सो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, आई मीन ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो ऑल टीम आर प्लेयर, ऑल टीम आर प्लेयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नो टीम्स आर बैट्समैन, नो टीम्स आर बैट्समैन। सो दिस इज माई वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। अगर आप चाहते तो आप बैट्समैन को अंदर भी बना सकते थे, बट दिस इज माई वे कि मैं हमेशा उसको बाहर ही रखती हूँ। आगे ओनली फ्यू बैट्समैन, दिस वॉज बैट्समैन, ओनली फ्यू बैट्समैन आर बॉलर्स। तो कुछ बैट्समैन ऐसे भी होंगे जो बॉलर्स नहीं होंगे, ये मुझे स्टेटमेंट में दिया गया है। फ्यू बैट्समैन आर बॉलर एंड ओनली फ्यू बैट्समैन आर बॉलर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आप सबको पता होना चाहिए। एंड दिस इज द फेवरेट स्टेटमेंट ऑफ IBPS एग्जामिनर्स। इन्होंने ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन जो हैं पिछले दिनों में जितने भी हमारे प्री के एग्जाम्स हुए, सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। ठीक है, तो कंक्लूजन मुझे बोलता है ओनली फ्यू बैट्समैन आर टीम्स, सिर्फ कुछ बैट्समैन टीम्स हैं। तो बट मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो बैट्समैन हो, तो मतलब मेरा पहला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। दूसरा बोलता है ऑल बॉलर्स, ऑल बॉलर्स में बी टीम, तो क्या ये सारे के सारे बॉलर्स टीम्स में जा सकते हैं? नहीं, बिकॉज कुछ बॉलर ऐसे भी हैं जो बैट्समैन हैं और कोई भी टीम बैट्समैन नहीं है। तो मेरा दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो गया? गलत। तो यहाँ पे क्या मेरा ऑप्शन आएगा? नन फॉलोज। ठीक है ना? आई होप आप सबको समझ आ रही है और ये भी आप समझ पा रहे हो कि सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करना कितना ज़्यादा इजी है। और सिलोगिज्म आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके 5 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाते हैं, साथ ही साथ आपका बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम कैम्फर आर रुबीडियम। The question is on your screen. Some camphor are rubidium, all bauxite is titanium. So bauxite और titanium का इनसे कोई रिलेशन अभी तक नहीं है, तो I will skip that statement to the next one. Next statement बोलती है all rubidium is bauxite. अब मेरा रुबीडियम और बॉक्साइट के बीच में एक रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट पे जंप करूंगी, विच इज ऑल बॉक्साइट इज टाइटेनियम। ये आ गई मेरी वेन डायग्राम। अब मुझे कंक्लूजन में पूछा गया है ऑल रुबीडियम इज टाइटेनियम, तो क्या सारा का सारा रुबीडियम टाइटेनियम के अंदर है? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हो ये सर्कल इस सर्कल के अंदर है, तो मेरा पहला कंक्लूजन सही हुआ। दूसरा कंक्लूजन मेरा ये कहता है सम टाइटेनियम इज अ कैम्फर, कुछ टाइटेनियम ऐसा है जो कैम्फर है, तो ये पोर्शन उस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस टाइटेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कैम्फर भी है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन भी ठीक होकर मेरा ऑप्शन क्या आएगा? दैट बोथ द कंक्लूजन फॉलोज। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट डाल दीजिए। वी विल हेयर अबाउट इट, वी विल हेयर इट एंड विल सॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो कुछ अल्फान्यूमेरिक सीरीज एक दी गई है जिसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज पूछने के भी कई तरीके हैं। एक तरीका हमने कल डिस्कस किया था जिसमें हमने अल्फाबेटिकल सीरीज देखी थी। आज हम वही तरीका कर रहे हैं जो हमने डे 1 पे किया था। तो आपने एग्जाम में जाके ये सीरीज जो है अपने पेपर में नहीं लिखनी, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं लिख रही हूँ बिकॉज आई एम इंटरैक्टिंग विद यू ऑल्सो, इसलिए मुझे लिखनी पड़ रही है। क्वेश्चन आप देख सकते हो। फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच एलिमेंट विल बी द 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अगर आपने डे 1 का लेक्चर देखा था तो आपको बड़े ध्यान से याद होगा कि अगर एक ही साइड की सीरीज है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे, अगर आगे की है तो हम प्लस करते हैं। मुझे क्या करना है? मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करके मुझे बताना है लेफ्ट से 19th एलिमेंट, और 19th एलिमेंट पहले मैं लेफ्ट पे जाऊंगी, 19th एलिमेंट देखूंगी, फिर मैं 19th एलिमेंट से वापस आऊंगी और कौन सा देखूंगी? 8th एलिमेंट। तो अगर मैं इस तरीके से जाऊंगी तो मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं क्या तरीका अपनाती हूँ? 19 माइनस 8 विल बी 11। तो मैं क्या देखूंगी कि लेफ्ट से 11th एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. So percent this symbol will be the answer of this question. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ध्यान से पढ़ो. हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which
each of which is immediately preceded by a letter and followed by a number. कॉन्सोनेंट ऐसे कितने हैं जिसके पीछे एक लेटर है? ओके, लेटर है, लेटर मीन्स अल्फाबेट है, एंड फॉलोड बाय अ नंबर, नंबर उसके राइट साइड पे होना चाहिए और लेटर उसके लेफ्ट साइड पे होना चाहिए. लेटर मतलब कॉन्सोनेंट हो, वोवल हो, कुछ भी हो, ठीक है. तो कॉन्सोनेंट्स ढूंढो. सबसे पहले टी, क्या इसके लेफ्ट पे है? नहीं. ई के राइट पे नंबर नहीं है, एफ के राइट पे नंबर नहीं है, के एल के राइट पे नहीं है, बी के राइट पे, आई के राइट पे, एम के राइट पे, एम के राइट पे नंबर है 3. एम इज अ कॉन्सोनेंट ऑल्सो, कॉन्सोनेंट विच इज फॉलोड बाय अ नंबर एंड प्रेसीडेड बाय अ लेटर. तो आई एम 3 का एक पेयर बन गया, तो मेरे पास एक कॉन्सोनेंट आ गया. आगे कॉन्सोनेंट देखते हैं. एस के आगे नंबर नहीं है, टी के आगे नहीं है. वाई अगर की मैं बात करूं तो वाई के आगे नंबर है और उसके पीछे एक लेटर. ऑल्सो वाई इज अ कॉन्सोनेंट, तो मेरे पास एक और कॉन्सोनेंट आ गया. उसके बाद जी की बात करूं तो जी के आगे नंबर नहीं है, इसके आगे नंबर नहीं है, के आगे नहीं, ए के आगे नहीं. तो मेरे पास कितने कॉन्सोनेंट्स आ गए? मेरे पास कॉन्सोनेंट्स आए 2. तो माय ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन. क्या है वो क्वेश्चन? इफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स्ड, ईच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following will be 5th to the right of 12th from the left hand. अगेन मैंने आपको डे 1 पे समझाया था, इस केस में आपको रिवर्स करके सारे के सारे डिजिट्स को नहीं लिखना. आप देखो कि कितने डिजिट्स को रिवर्स करना है. 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो आपको B से रिवर्स करना है A तक, मतलब B की जगह पे A आएगा, I की जगह पे K आएगा, M की जगह पे हैश आएगा. मुझे पूछा गया है 5th टू द राइट ऑफ, यहाँ से लेफ्ट से 12th एंड 12th के राइट पे 5. तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है 17th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट. तो चलो कैसे देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक तो मेरा अरेंजमेंट वैसा का वैसा रहता. उसके बाद मैं यहाँ से काउंट ना करके मैं पीछे से काउंट करूंगी. 13 14 15 16 एंड 17. सो जे वुड बी माई आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, तो आपको 12 के बाद 5 पर ना जा करके आप डायरेक्टली 17th एलिमेंट ढूंढ सकते हो और उसको रिवर्स ना करके आप अपने माइंड में प्ले कर सकते हो ना कि आपने रिवर्स कर दिया और आप वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर दो. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट. आपको कुछ अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है, ये हमें एक अरेंजमेंट दिया गया है अल्फान्यूमेरिकल सीरीज का. मुझे कुछ सेट दिए गए हैं वर्ड्स के. आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जो कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो उसको क्या रिप्लेस करेगा. पहला देखो, आप पहला बोलता है 5 at E. तो जो मैं देख पा रही हूँ द पैटर्न इज बीइंग फॉलोड बाय दिस 5 एंड at के बीच में एक लेटर है, at एंड E के बीच में एक लेटर है. सिमिलरली नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स अगर मैं देखूँ, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या फॉलो हो रहा है? एस वाई एंड दिस साइन. तो बीच में मेरा क्या छूट गया? अगर मैं ये 6 की बात करूँ, 6I एंड देन 3, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन जो है मेरे को गिवन सीरीज में इसको कंप्लीट करेगा, बिकॉज यही वाला एक पैटर्न था जो बीच में एब्सेंट था. ठीक है, तो ये जो हम आज क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, these have been asked in the IBPS पेपर ऑफ 2019. ठीक है, क्लरिकल एग्जाम के प्रिलिमिनरी के किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं. तो आप ये मत सोचो कि इजी लेवल है, बैंकिंग एसोसिएट का पेपर है तो ऐसा ही लेवल रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है if all the numbers in the above arrangement are removed then which element will be the 14th element from the left hand. अब जो बच्चे नंबर्स को रिमूव करके पूरा अरेंजमेंट लिखेंगे दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. तो इस चक्कर में आपको क्या करना है, नंबर्स को एक्सक्लूड कर दो अपनी काउंटिंग से. स्क्रीन पे जब आप रीड कर रहे हो नंबर्स को एक्सक्लूड करके जो भी बाकी आपके पास बचता है उसको काउंट करो. हमको क्या काउंट करना है? 14th फ्रॉम द लेफ्ट. तो 5 को इग्नोर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 एंड 14। तो T इज माई ऑप्शन, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 5। ओके, तो ये थी आज की हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो डू आस्क अस, ठीक है। वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे एग्जाम में आजकल आता है। वर्ड दिया गया है क्वार्टर्स। ओके, आपको बताना है कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं जो कि अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो उनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स आते हैं जितने एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको? पहले Q को पकड़ेंगे, हम देखेंगे कि Q से हर लेटर का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। Q R S T, तो ये आ गया मेरा एक पेयर Q R S T U V W, आगे कुछ नहीं, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है। उसके बाद U को देखते हैं। U से हम पहले फॉरवर्ड जाएंगे फिर बैकवर्ड जाएंगे और देखेंगे कितने ऐसे पेयर्स हैं। U V W X Y Z, U V, U के साथ कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन सकता। O, O P Q R, तो इसने एक पेयर बनाया। O P Q R S, तो इसने तीसरा भी पेयर बनाया। O P Q, आपने फॉरवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड भी जाना है, ठीक है। Q O से मेरे 3 पेयर्स बन गए। उसके बाद मैं T पे आऊँ, T U V W U V W, T मेड नो पेयर। E F G F G H I, कोई पेयर नहीं बना। R S, R ने S के साथ पेयर बनाया। S T, R ने T के साथ पेयर बनाया। U V W S T U V W X Y, तो मेरे पास कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्वार्टर से मेरे 6 पेयर्स बने, जो कि मेरा ऑप्शन मार्क करता है कौन सा? 5, जो बोलता है मोर देन 5 पेयर्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे कुछ 5 मेरे को पैटर्न्स दिए गए हैं जिसमें से मुझे एक ऑड वन आउट बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपने करना क्या होता है, हर ऑप्शन जो आपको दिया गया है आपने उसमें एक पैटर्न ढूंढना है। अगर वो पैटर्न हर में फॉलो हो रहा है तो कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ होगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। ऑप्शंस दिया है मुझे SUT MON RSQ XZY KML। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो S के बाद T आता है और T के बाद U आता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये पैटर्न है। नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ, M के बाद N आता है और N के बाद O आता है। इज द पैटर्न सेम इन बोथ द ऑप्शंस? यस। आगे की मैं बात करूँ तो ये वाला जो है ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। लेट्स चेक नेक्स्ट ऑप्शंस। X के बाद Y आता है, Y के बाद Z आता है, K के बाद L आता है और L के बाद M आता है। तो ये जो 4 ऑप्शंस थे ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे और थर्ड ऑप्शन वाज ऑड वन आउट। तो ये ही आपका आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये आ गया एक तरीका। अब और एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें हर ऑप्शन का फर्स्ट लेटर के बीच में कुछ पैटर्न फॉलो करेगा, फिर हर वर्ड का सेकंड ऑप्शन के पीछे कुछ पैटर्न फॉलो करेगा और हर ऑप्शन के थर्ड लेटर के बीच में कोई पैटर्न फॉलो करेगा। तो जो वर्ड जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा उसमें हमारा वो ऑप्शन होता है, और वो भी क्वेश्चन हम आने वाले डेज में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ब्लड रिलेशंस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगेन आपके एग्जाम में आया हुआ है, हम अपने से क्वेश्चन नहीं डाल रहे, वही क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर्स में आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मेरा क्वेश्चन बोलता है A इज द ब्रदर ऑफ G। तो ये मेरा अगर A आ गया तो ये मेरा G होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेन हैं उनको हम प्लस साइन से डिनोट कर सकते हैं और फीमेल को हम माइनस से कर सकते हैं।
तो मुझे बोला है ए इज ब्रदर ऑफ जी, मुझे जी के बारे में भी तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी ब्रदर है या सिस्टर है या क्या इसका जेंडर है, तो मैं सिर्फ ए के बारे में लिखूंगी दैट ए इज द ब्रदर ऑफ जी। नेक्स्ट सेंटेंस इज जी इज मैरिड टू एफ। अगेन मैरिज को हम एक डबल लाइनर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अभी तक मुझे नहीं पता कि जी मेल है एफ फीमेल है या क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है एल इज द फादर ऑफ एफ। एल जो है वो एल का फादर है, हर मेल जेंडर को हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन जी इज द मदर ऑफ एम, जी इज द मदर ऑफ एम। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि जी जो है वो फीमेल है, तो इसकी शादी एफ से हुई है, तो मेरा एफ क्या होगा, मेरा एफ होगा फीमेल, सॉरी मेल। तो ये बहुत इजी ब्लड रिलेशन कैटेगरी में आता है। आगे आने वाले दिनों में हम जो बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, हो सकता है उनमें मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का ब्लड रिलेशन भी पूछा गया हो। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो दैट हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। अगर ए जी का भाई है तो उसका एफ का ब्रदर इन लॉ कौन हुआ, वो हुआ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हाउ एम इज रिलेटेड टू एल। एम कैसे रिलेटेड है। अब इसमें मुझे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे ये तो पता चल रहा है कि एम जो है वो एल का या तो ग्रैंड सन है या तो ग्रैंड डॉटर है ना। मुझे एम का जेंडर नहीं पता, तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या आंसर होगा मेरा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। या अगर ऑप्शन होता कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है तो मैं वो मार्क करती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ जी इज रिलेटेड टू एल। तो अगर एल एफ के फादर हैं तो जी एल की क्या होगी, वो होगी डॉटर इन लॉ, DIL, डॉटर इन लॉ। तो ये क्वेश्चंस थे मेरे ब्लड रिलेशन के। नेक्स्ट आज हम चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस के। ठीक है, डायरेक्शन सेंस के भी आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डायरेक्शन सेंस को ज़रा ट्राई कीजिए आप अपने अपने घर पे बैठ के। मुझे क्या बोला गया है, मुझे बताए गए हैं कि 7 हाउसेज हैं, उसके बाद मुझे डायरेक्शन दी गई है, तो मैं आपके साथ साथ बनाती हूँ दैट ए इज़ 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी। अगर ये मेरा सी है तो ए मेरा यहाँ है और बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है दैट एफ इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी। एफ जो है वो सी से 7 किलोमीटर दूर है इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आगे मेरा बोलता है डी इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ जी। अभी तक मुझे डी और जी के बारे में नहीं पता, तो मैं उस स्टेटमेंट को स्किप करके मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलूंगी विच इज एफ इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी। एफ जो है वो जी के 8 किलोमीटर ईस्ट पर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब मेरा है B इज 14 किलोमीटर, और ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट D इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ G। D इज 7 किलोमीटर साउथ ऑफ G। अब मेरा स्टेटमेंट था B इज 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D। B जो है वो D से 14 किलोमीटर ईस्ट पे है, तो ये हो गया मेरा 8 यहाँ आया, उसके आगे 6 यहाँ पर जाके मेरा कहीं B आएगा विच इज 14 किलोमीटर इन द डायरेक्शन इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ B। उसके बाद मेरा स्टेटमेंट है E सिचुएटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ C एंड B। अगर ये मेरा पूरा 14 किलोमीटर्स है और इतना पोर्शन मेरा 8 किलोमीटर का है, तो ये पोर्शन मेरा कितने किलोमीटर का हुआ, 6 किलोमीटर का। और मुझे क्वेश्चन में बोला है कि E जो है वो C और B के बीच में है, तो मेरा ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 3। बस आपने ये एक बार डायग्राम बना लिया, इस डायग्राम को फिक्स कर लो, फिर क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है वो इसी के रिवॉल्विंग। और अगर आपको इतनी लंबी डायरेक्शन आई है तो इसके ऊपर आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो कम से कम पूछे गए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो दैट इफ अ पर्सन वॉक्स 16 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट डी से वो चला 16 किलोमीटर, ठीक है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच ऑफ द पॉइंट्स वुड ही क्रॉस एंड हाउ फार विल ही बी फ्रॉम पॉइंट E। अब
उसने अपने रास्ते में कौन सा पॉइंट क्रॉस किया? उसने अपने रास्ते में पॉइंट क्रॉस किया G, और उसने पूछा है कि वो E से कितना दूर है। मेरा E बैठा है यहाँ पे देखो, ये आ गया मेरा D, यहाँ पे वो पर्सन जो था वो चल के पहुँच गया और यहाँ पे है मेरा E। आपने उसको डायरेक्शन बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। पहले मुझे बताओ D और E के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 11 डिस्टेंस। और D और इस पर्सन के बीच में कितना, अभी वो चल के गया है 16, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आपको पता होगा विच इज़ 256 और 11 का पता होगा विच इज़ 121। तो मेरा आंसर आया 377 स्क्वायर रूट 377 स्क्वायर रूट, जो कि किसी भी का स्क्वायर नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ G एंड स्क्वायर रूट ऑफ 377 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है B इज इमीडिएट नेबर ऑफ A, ये रहा B, ये रहा A, B इज इमीडिएट नेबर ऑफ A इनवाइट्स B एट डिनर, इन विच डायरेक्शन शुड B वॉक टू रीच A's हाउस एंड हाउ मच डिस्टेंस शुड ही कवर। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि B ने A के घर पे डिनर पे जाना है, तो हमें ये बताना है कि B को किस साइड चलना पड़ेगा और कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अब ये बैठा है B, ये बैठा है A, तो B को अगर A के घर पे जाना है तो क्या उसे वेस्ट के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? जी हाँ, चलना पड़ेगा। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना था? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है मेरा कितना? 8 and 5 13, टोटल 14। तो उसको एक तो साउथ डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और 1 किलोमीटर जो है उसको कवर करना पड़ेगा, विच इज माई ऑप्शन 4, 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मेरा लास्ट क्वेश्चन बोलता है इन विच डायरेक्शन इज हाउस G विद रिस्पेक्ट टू C। G का घर कहाँ है? यहाँ। C का घर यहाँ है, यहाँ। तो G C से किस डायरेक्शन में है? ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया मेरा वेस्ट, तो ये क्या हो गया मेरा नॉर्थ वेस्ट। तो G जो है C से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आज के क्वेश्चंस आई होप आप सबको हेल्पफुल लगे होंगे, आपने खुद ने भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके आपके जो भी क्वेरीज हैं वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।